एस नरेन, जो कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है, उन्होंने कुछ ही दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया, स्मॉल कैप एंड मिड कैप इज समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली अब्सर्ड on the market cap side, but is the chances of a bad return in SIPs is also very very high at this point of time. अपनी स्पीच में उन्होंने इन्वेस्टर्स को एक वार्निंग दी कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज है वो बहुत ही ओवर वैल्यूड हो गए हैं, जितने वो शायद लास्ट टाइम 2007 में हुए थे। और जैसा आपको पता होगा कि 2008 में जो है मार्केट 60% से ज़्यादा से करेक्ट हुआ था। इनके स्पीच के बाद तो मार्केट में एकदम भूकंप सा ही आ गया और स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से 20% से ज़्यादा से गिर गए। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, रोज़ इतना क्यों गिर रहा है, क्या हमें बेच के स्टॉक्स को निकल जाना चाहिए या यही सही टाइम है स्टॉक्स में और पैसा लगाने का। जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टॉइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, इससे हमारी काफ़ी मदद होती है। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पार्ट में ये जानेंगे कि मार्केट में ये जो इतना बड़ा क्रैश हो रहा है उसके पीछे के एक्चुअल रीजंस क्या है, और दूसरे पार्ट में ये जानेंगे कि हमें एज इन्वेस्टर्स ऐसे मार्केट क्रैश में क्या करना चाहिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो इतना बड़ा क्रैश आया है उसके पीछे की सबसे पहली और शायद सबसे मेजर वजह है ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि आप सोचिए कि मार्केट में किसी चीज़ की वैल्यू जो है आपके हिसाब से 100 रुपये होनी चाहिए, लेकिन उसका रेट चल रहा है 120 रुपये। तो ये जो 20 रुपये एक्स्ट्रा लोग देने के लिए तैयार है, इसी को बोला जाता है ओवर वैल्यूएशन। तो ये ओवर वैल्यूएशन क्या होती है, इसे हम लोग स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। तो क्या हुआ कि 2022 में आपको पता होगा कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था और उसकी वजह से मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मिड 2022 के बाद, यानी जुलाई 2022 के बाद, जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज़ हैं उनमें एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली। जैसे मैंने ये स्मॉल कैप 250 का चार्ट खोल के रखा है। स्मॉल कैप 250 यानी अगर हम इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं उनको मार्केट कैप के हिसाब से अरेंज करें तो जो 251 से लेकर 500 वाली कंपनीज़ होती है वो स्मॉल कैप 250 कंपनीज़ इस इंडेक्स में आती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि 2022 के बाद आप जैसे देख सकते हैं कि जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 8,000 से सीधा पहुंच गया 18,500, यानी सिर्फ 2.5 साल में जो इंडेक्स है वो 2.5 गुना हो गया। और इसमें बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो 5 गुना या 10 गुना भी हो गए। तो आप खुद इमेजिन करके देखिए कि एक कंपनी है, उसका प्रॉफिट पिछले अगर 2-3 सालों में सिर्फ 20-30% से ग्रो किया है, लेकिन उसका स्टॉक अगर 300-400% से बढ़ गया है, तो यही रीज़न होता है कि मार्केट में एक बबल क्रिएट होता है। तो इसको जो है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो इमेजिन कीजिए कि एक कंपनी है और उसका पिछले 2 सालों में जो प्रॉफिट है वो 200% से बढ़ा है। ठीक है, और उसी हिसाब से उसका स्टॉक जो है वो भी 200% से बढ़ा है। तो इस केस में जो स्टॉक प्राइस ग्रोथ है वो फिर भी ठीक है, क्योंकि उस कंपनी का प्रॉफिट जो है वो भी उसी हिसाब से बढ़ा है। लेकिन आप सोच के देखिए कि किसी कंपनी का जो है वो पिछले 2 सालों में प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 20 से 30% से बढ़ा है, लेकिन उसका स्टॉक जो है वो 500 या 1000% से बढ़ गया है, यानी 5 या 10 गुना हो गया है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि एक बबल क्रिएट हो जाता है। तो इसका मैं एक आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो जैसे RVNL आपको एक कंपनी है, रेल विकास निगम लिमिटेड, उसका डेटा दिखा देता हूँ। तो ये मैंने आपके सामने RVNL का डेटा निकाला है। इसके लिए मैंने screener.in ये वेबसाइट यूज़ करी है, जिसके ऊपर हम जल्दी ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 जो मार्च 2022 में ख़त्म हुआ था, उस साल RVNL के जो रेवेन्यूज़ थे वो थे 19,382 करोड़ और उसका प्रॉफिट जो था वो था 1,087 करोड़, 1,087 करोड़। और 2 साल बाद वो बढ़ के हो गया 1,463 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 40% के आसपास, 30 to 40% के आसपास एक जंप देखने को मिला। लेकिन जैसे आप अगर प्राइस का चार्ट देखें तो RVNL का जो स्टॉक 2022 में ऑलमोस्ट 30 रुपये के आसपास चल रहा था, वो जो है वो बढ़ के हो गया ऑलमोस्ट 550 रुपये या 600 रुपये। तो आप सोच के देखिए कि किसी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 30% के आसपास ग्रो कर रहा है,
लेकिन उसका प्राइस, स्टॉक प्राइस जो है वो 20 टाइम्स हो गया है, यानी 2000%। तो इतना बड़ा जब गैप आता है मार्केट में, तभी ओवर वैल्यूएशन और बबल वाले सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में देखने को मिला। जब से 2022 का जो ये बुल रन स्टार्ट हुआ स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में, और लोगों ने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो 2 या 3 गुना हो रहे हैं, या फिर जो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स हैं उनमें 30-40% रिटर्न मिल रहा है, तो क्या हो रहा था कि बहुत सारे जो नए लोग हैं वो अपना पैसा जो है वो इन स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में डालने लग गए, जिससे क्या हुआ कि और एक बबल बनने लग गया। जो कंपनी शायद ऑलरेडी थोड़ी एक्सपेंसिव थी वो और एक्सपेंसिव होने लग गई। तो जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी मिड कैप 150 जो कि मिड कैप कंपनीज का इंडेक्स है, वो आप देख सकते हैं कि उसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जो है वो 45 पहुंच गया सितंबर में, जिसका जो लॉन्ग टर्म एवरेज है वो सिर्फ 26.5 है। तो मतलब मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 60-70% ओवर वैल्यूड था इन मिड कैप कंपनीज का। और दोस्तों आप खुद सोच के देखिए कि जो इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 20% डाउन है, लेकिन फिर भी इसका पी रेशो जो है वो 35 के अराउंड है, जो कि अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से अभी भी 30-40% ज़्यादा है। जब मार्केट में बुल रन आता है तो क्या होता है कि कोई भी कंपनीज के शेयर्स भागने लग जाते हैं। ऐसी कंपनी जो शायद अपने प्रॉफिट्स 12 या 15% से ग्रो करेंगी, उनके जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशो है वो भी 50 गुना या 100 गुना से ज़्यादा हो गए। तो इसकी वजह से मार्केट में जो है एक बहुत ओवर वैल्यूएशन क्रिएट हो गया। मार्केट में इस क्रैश के पीछे कुछ और रीजंस भी है। जैसे दूसरा रीज़न है स्लो डाउन। तो आपको पता होगा कि इंडिया की जीडीपी में जो है वो पिछले कुछ क्वार्टर्स से काफ़ी स्लो डाउन चल रहे हैं। स्लो डाउन का मतलब अगर इंडिया की जीडीपी फॉर एग्जांपल पहले 7-8% से ग्रो कर रही थी, तो अभी से 5.4% पे आ गई है। इसके साथ साथ इंडिया में जो इन्फ्लेशन चल रहा है, यानी महंगाई का दर है, वो भी पिछले साल 2024 में काफ़ी ज़्यादा था। तो इन दोनों रीजंस की वजह से कंपनीज के जो प्रॉफिट्स हैं उनमें एक गिरावट देखने को मिली। इस क्रैश के पीछे का तीसरा बड़ा रीज़न है FIIs की सेलिंग। FIIs जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो पिछले कई महीनों से कंटिन्यूसली इंडिया के स्टॉक मार्केट्स को बेचे जा रहे हैं और अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। जैसे इसी साल के स्टार्टिंग से यानी पिछले 45 डेज़ में FIIs ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट इंडिया के स्टॉक मार्केट से निकाल लिया है। और जब ये लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालते हैं तो इंडिया की जो करेंसी है यानी रुपी, वो डॉलर के अगेंस्ट कमज़ोर होती है। तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर होता है हमारे स्टॉक मार्केट्स के लिए। मार्केट क्रैश के पीछे का चौथा बड़ा रीज़न है US टैरिफ्स। तो आपको पता होगा कि पिछले ही महीने डोनाल्ड ट्रंप US के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने आते ही सारी कंट्रीज़ को एक वार्निंग इशू कर दी कि जो भी कंट्रीज़ US के सामान के ऊपर टैक्सेस लगाती है उनके ऊपर US बदला लेगा और वो और टैरिफ्स लगाएगा उन कंट्रीज़ के ऊपर। तो इंडिया जो है वो US से जो भी सामान आता है इंडिया में उसके ऊपर काफ़ी हाई टैक्सेस लगाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि जो हार्ली डेविडसन बाइक US में बन के आती है इंडिया में, उसके ऊपर 50-60% टैक्स लगता है। तो वैसे ही US ने अंडर डोनाल्ड ट्रंप ये डिसाइड किया है कि जो भी कंट्रीज़ US के सामान के ऊपर टैक्सेस लगाती है, US उनके ऊपर रिवर्स टैरिफ लगाएगा और इससे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है वो गिर जाएंगे, जिससे हमारा रुपी और डेप्रिशिएट होने के चांसेस है और ये हमारे लिए एज अ कंट्री नेगेटिव है। और मार्केट क्रैश का लास्ट रीज़न है पैनिक। जब आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट को गिरते हुए देखते हैं तो एक पैनिक क्रिएट होता है, जिससे काफ़ी लोग जो है वो पैनिक में अपने शेयर्स बेचने लग जाते हैं, जिससे मार्केट जो है वो और गिरने लग जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जहाँ पे हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट में जब भी इतना बड़ा क्रैश आता है तो उससे हमें कैसे डील करना है। तो स्टॉक मार्केट में जो है वो क्रैश होता ही रहता है। 2022 में रशिया यूक्रेन क्राइसिस के टाइम पे मार्केट में करेक्शन आई थी। 2020 में कोविड के टाइम पे मार्केट 40% से ज़्यादा से गिरा था। वैसे ही 2018 में IL&FS क्राइसिस आया था। तो हर 2-3 साल में मार्केट में ऐसे बड़े गिरावट आती रहती है। तो हमें उससे डील करने के लिए मैं आपको एक फ्रेमवर्क बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है कि आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स है उनको एनालाइज करना है। क्या ऐसा तो नहीं हो गया है कि कंपनी की में जो है वो सिर्फ 12 से 15% ग्रोथ होने वाली है और आपने उसके लिए ऐसा स्टॉक खरीद लिया है जिसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशो 100 से ज़्यादा है। तो हमें अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करना है और ये सारी चीज़ें देखनी है। आपको जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। तो आपको ये देखना है कि उस स्टॉक में वो रीज़न अभी भी मौजूद है या वो नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आपने ये अज्यूम किया था कि कंपनी में अगले 3-4 साल तक 50% ग्रोथ होने वाली है, लेकिन अभी जो है मैनेजमेंट ने ये बोला है कि वो सिर्फ 15-20% ग्रोथ कर पाएंगे। तो जब ऐसा होता है तब ऐसे स्टॉक्स में जो है वो बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिलती है। ऐसे स्टॉक्स बहुत बार 50-60-70% भी गिर जाते हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो इट इज़ मच बेटर कि आप उस स्टॉक में एग्जिट ले लें, ठीक है।
और ऐसे टाइम में जो है हमें हमेशा जो है वो अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स के साथ टिके रहना है, ऐसी कंपनीज जिनकी मैनेजमेंट अच्छी हो। दूसरा दोस्तों, अगर हमें स्टॉक मार्केट में सच में पैसा कमाना है तो हमारे लिए ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ही ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म में बहुत बार क्या होता है कि जब ऐसे क्रैशेस आते हैं तब लोग एक नेगेटिव सेंटिमेंट बन जाता है और लोग क्या है अपना पैसा निकालना चालू कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जब मार्केट 6 महीने बाद या 1 साल बाद रिकवर करता है तब ऐसे लोगों के मन में रिग्रेट रह जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक और एक लॉन्ग टर्म व्यू से स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने हैं, जिससे ऐसे शॉर्ट टर्म में जब मार्केट वोलेटाइल हो तब वो हमें इतना अफेक्ट ना करे। अब ये सच बात है कि मार्केट इस टाइम पे काफ़ी ओवर वैल्यूड है। 100 में से शायद 70 या 80 कंपनीज जो है वो ओवर वैल्यूड है। लेकिन अभी हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि उन 20-30 कंपनीज को ढूंढना चाहिए जो इस मार्केट में पहले भी अंडर वैल्यूड थी और जब ये क्रैश आ गया इतना बड़ा तो वो स्टॉक्स और पिट गए हैं, जिससे वो कंपनीज और सस्ती हो गई है। तो अभी हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम उन 20-30 कंपनीज को ढूंढने की कोशिश करें जो अभी अंडर वैल्यूड है। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तब आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि मार्केट में हमेशा कुछ सेक्टर्स में जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ बनती रहती है। तो जैसे 2022 में अगर किसी ने रेलवे कंपनीज के स्टॉक्स खरीदे होते तो उसने 10-20 गुना रिटर्न कमाया होता। तो वैसे ही अभी आपको इस टाइम पे ऐसे सेक्टर्स ढूंढने जो काफ़ी अंडर वैल्यूड है और आगे जाकर वो अच्छा रिटर्न दे सकता है। हो सकता है यहाँ से मार्केट जो है वो साइडवेज चलता रहे, जो कुछ सेक्टर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गए थे, जिनमें बबल क्रिएट हुआ था, वो यहाँ से गिरे, और जो कंपनीज पिछले कुछ सालों में अंडर परफॉर्म किया था, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर, वो यहाँ से रिकवरी करके आपको अच्छा रिटर्न दे। दोस्तों, इस पॉइंट पे मार्केट में सब कुछ नेगेटिव नहीं है, यहाँ से कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स भी है हमारे मार्केट्स के लिए, जिसकी वजह से हो सकता है अगले कुछ महीने में मार्केट्स पूरी तरह रिकवर कर ले। तो सबसे पहला ट्रिगर है बजट में टैक्स कट जो गवर्नमेंट ने किया है। तो अगर आपने बजट देखा होगा तो गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास को सपोर्ट करने के लिए और इकोनॉमी में जो स्लो डाउन है उसको ख़त्म करने के लिए और कंजम्पशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो टैक्स कट्स किए थे, जिसका फ़ायदा हमें अगले फाइनेंशियल ईयर से देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय साल के 20-25 लाख कमाता है तो वो हर महीने 10,000 के अराउंड रुपीज़ बचा पाएगा, और जब वो पैसा एक तो वो इन्वेस्ट करेगा या फिर उससे कुछ चीज़ खरीदेगा तो उससे इकोनॉमी में स्लो डाउन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी जो बढ़िया बात हमारी इकोनॉमी में चल रही है वो ये है कि क्योंकि धीरे धीरे इन्फ्लेशन जो है यानी महंगाई धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है, तो उसकी वजह से आरबीआई जो है वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और शायद 50 या 75 बेसिस पॉइंट से रेट कट और करेगी, जिससे इकोनॉमी में फिर से जो स्लो डाउन चल रहा है वो खत्म हो जाएगा और इकोनॉमी हमारी जो है वो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे फिर से चली जाएगी। इसके साथ साथ आरबीआई बहुत सारे लिक्विडिटी मेजर्स भी ले रही है, जिससे हमारे बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।